हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 25 फरवरी को जो है ध्यान रखते हुए लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो इस सेट को लगाएंगे और आशा करता हूँ कि यहाँ से जो है आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ताकि आपको एक के साथ जो है और भी रिलेटेड क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आपको बताऊँ, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। एक बार प्लीज़ आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। और 1 क्या है, ये इसमें आपको बताना सही चुनना है। आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बताना है आपको। तो जी हाँ, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, सही है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से, ठीक है, नीचे की ओर आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, नहीं, आयनन विभव का मान जो है यह घटता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो इसमें सही है सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर इस सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है, यानी दूरदृष्टि दोष में देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, किंतु नजदीक की वस्तु नजदीक के वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, लेंस की जो क्षमता होती है यह घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। लेंस की जब क्षमता घट जाएगी तो नज़दीक की जो है वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए दूर की वस्तु दिखाई देती है। और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष निम्न कारण है आपको ए और बी, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका इधर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए सामान्य लवण, ठीक है, यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे उसका रासायनिक नाम दे दिया है। तो सामान्य लवण का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य लवण को हम लोग NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्लोराइड दिया हुआ है, यानी बेरियम, तो आपका ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अम्लीय लवण जो होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और क्षारीय जो लवण होता है, क्षारीय लवण को फेरिक हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और दिक लवण जो होता है इसको फिटकरी कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन का ए का 2 हो जाए, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये सबसे हल्का तत्व पूछ रहा, तो जो हाइड्रोजन है यह सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में क्या शामिल है? ये पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, तो आप इसमें लाइम, सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर जो है, ठीक है। देखिए सीमेंट में जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने के पीछे जो तात्पर्य है यह है कि जो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया है, दर है, उसको जिप्सम क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी जल्दी जिप्सम मिलाने से सीमेंट जल्दी नहीं जमता, कुछ समय लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? इसमें 12 आपको सिग्मा बंध होता है और 3 जो है आपको पाई बंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का तो किया जाता है, ठीक है, धोमन सोडा का भी किया जाता है, बेकिंग सोडा का भी किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों का जब किया जाएगा तो फिर इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी एनक लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी आपको 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है, एंटी पार्टिकल पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपको पॉजिट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, सेम होता है, नहीं बराबर होता है, ठीक है। किंतु इलेक्ट्रॉन क्या आता है, यह ऋण आवेश होता है, और पॉजिट्रॉन जो होता है यह आपको धन आवेशित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसके वेगों का जो अनुपात हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है।
इसको यदि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2 mv² फॉर्मूला पर यदि आप रख कर बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2:3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को आपको थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, तो देखिए विरंजक चूर्ण जो है यह ऑक्सीकारक है, यह आपको कथन असत्य है। बाकी यह जल में अधिक विलय होता है, सही है। हल्का पीले रंग का होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तीनों सही है। असत्य कथन ऑक्सीकारक नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है यह आपको टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यदि वहीं पर चुंबकीय फ्लक्स का है तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो हो जाएगा यह आपका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा यह आपको गाउस हो जाएगा। इसे जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोमान जीन, जिसे जब जंपिंग जीन जीन के नाम से भी जानते हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके जो प्रतिपादक थे बारबरा मैकक्लिंटॉफ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए हाइड्रोजन बम जो थे आपको नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, किंतु यहाँ पर नियंत्रित संलयन अभिक्रिया दे रहा है, अनियंत्रित। देखिए नाभिकीय विखंडन तो नहीं होगा, दोनों काट दीजिए, क्योंकि यह जो है परमाणु जो बम होता है, ठीक है, परमाणु बम यह आपको नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये दोनों तो गलत होगा आपका। अब यहाँ पर नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया होगा अनियंत्रित। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन बम जब छोड़ा जाएगा तो यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, किंतु यदि यही किसी परमाणुविक भट्ठी में, ठीक है, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जा रहा है तो फिर वह नियंत्रित संलयन प्रक्रिया हो जाए, क्योंकि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु भट्ठी के अंदर। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16 है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी यह कूल्हे का जोड़ प्रतिष्ठापन है। ठीक है, क्या करता है? कूल्हे यानी कि हड्डियों को जोड़ने का कार्य होता है ऑर्थोप्लास्टी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है कि बोन टू बोन, ठीक है, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यह आपको लिंगामेंट करता है, याद रखिए लिंगामेंट करता है। ठीक है, यदि आप इसको भूल जाएगा तो कुछ नहीं याद करना, आपको बीबीएल याद कर लेना है, यानी बोन टू बोन लिंगामेंट। ठीक है, और मसल्स टू बोन यदि आ जाए, ठीक है, मसल्स टू बोन, तो इसको टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। टेंडन जो है मसल्स टू बोन को जोड़ता है, तो इसके लिए आप ट्रिक यानी MBT, ठीक है, यानी मसल्स टू बोन टेंडन के द्वारा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो देखिए पीत अम्ल, लाइपेज, हाँ लिपिड मतलब वसा का जो पाचन होता है ये आपको पीत अम्ल और लाइपेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेप्सिन में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी जो सैंपल में होता है क्या? तो इसमें देखिएगा फ्रक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। तो तीनों आपके जो है सैंपल में पाए जाते हैं, तो फिर वह व्यक्ति जो है आपको डायबिटीज से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, ठीक है, जो पाचन तंत्र में सहायता करता है कौन सा है? तो यह आपको एसररिसिया कोलाई है, या जीवाणु है, ठीक है, जो कि मानव के आंत में पाया जाता है। कहाँ? मानव के आंत में पाया जाता है और पाचन तंत्र में सहायक होता है। क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? तो जो विटामिन होता है ना इसका उष्मीय मान आपको अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? यानी दिल्ली समझौता जब हुआ था उसमें भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। और दिल्ली समझौता कब हुआ था? याद रखिए 5 मार्च, ठीक है, सन 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को हुआ था। अब बात आती है कि हुआ था किसी किसी का, लॉर्ड इरविन तथा महात्मा, याद रखिए महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा देखिए 1930 में, ठीक है, 1930 में आपको गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। ठीक है, लंदन में किया गया, तो जिसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में खोले पड़े थे, तो गांधी जी को बुलाने के लिए प्रयास किया गया था। ठीक है, गांधी जी मान नहीं रहे, तो फिर गांधी और इरविन के बीच जो 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। और इसके तहत जो है गांधी जी की कुछ शर्तें थी जिसको कि लॉर्ड इरविन ने मान लिया, और इसके बाद गांधी जो है द्वितीय
मेज सम्मेलन जो कि सन 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसमें सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड गए थे, किंतु वहां पे जो सांप्रदायिक पंचायत था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जो था, यानी कि दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की बात करी गई थी देने के लिए, उस पर इनकी बात नहीं बनती और फिर यह जो है लौट कर वहां से आ जाते हैं। तो याद रखिए लॉर्ड इरविन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। मतलब सहायक संधि देखिए 1798 ईस्वी में चलाया गया, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चलाया गया एक संधि था, ठीक है, जिसके तहत राजाओं के दरबार में जो है कुछ अंग्रेजी बटालियों को रख दिया जाता था, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते थे। यह एक कूटनीतिक चाल था जिसको कि होलकर, जो आपको इंदौर के होलकर थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सबसे पहले जो सहायक संधि था इसको स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, आपको 1798 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में स्वीकार कर लिया, फिर तंजावुर कर लिया, फिर अवध भी कर लिया था, ठीक है, अवध का नवाब भी कर लिया था, पेशवा भी कर लिए थे, किंतु होलकरों ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। देखिए अस्टोपट क्रिप्स तो थे, अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था ना, यह आपको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था यह सन 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीयों को जो है सत्ता हस्तांतरित करना था। क्या? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो तेलहड़ कुंड जलप्रपात यह आपको कैमूर जिला में, ठीक है। और सासाराम की यदि बात करें तो सासाराम में आपको धुआं कुंड है, ठीक है। और देखिए नवादा में ककोलत जलप्रपात है, कौन सा, ठीक है, ककोलत जलप्रपात आपको नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ठीक है, कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इसमें देखिए प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, ये भी आपको सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसका भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व था, तो ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। कथन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो महिला की जो साक्षरता दर बिहार में 51.50% यानी 51.5% है, ठीक है। देखिए यदि बिहार की टोटल साक्षरता की बात करें तो फिर 61.80% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.25% और महिला की साक्षरता 51.50%, जो कि देश में सबसे न्यूनतम है। क्या? देश में सबसे न्यूनतम, ठीक है, साक्षरता दर है। और बिहार का और महिला का भी सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। देखिए बिहार का सबसे साक्षर जिला के यदि बात करें तो याद रखिए रोहतास सासाराम है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता भी बिहार में सबसे अधिक सासाराम जिला के, ठीक है, रोहतास जिला के यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो यह आपको नकदी फसल के विरोध में था। नकदी फसल के विरोध में क्यों था? क्योंकि देखिए चंपारण विद्रोह जो होता है नील की खेती जो कि अंग्रेजों के द्वारा जबरन कराया जा रहा था, तो नील की खेती के लिए यह विद्रोह हुआ था। और नील जो है यह एक नकदी फसल के अंतर्गत आता था। क्या? यह एक नकदी फसल के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए नकदी फसल के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, सन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम तो आप सभी को पता होगा बदरुद्दीन तैयब जी थे, सन 1887 ईस्वी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। द्वितीय जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, जो कि 1896 ईस्वी के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, जिसको सर्वप्रथम राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम को गाया गया था, इसके अध्यक्ष आपको रहीमतुल्लाह सयानी थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है यह ना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक बार, ठीक है, यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव को जो भारत में ब्रिटिश शासक का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 23 जून, ये डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को आपको कौन सा युद्ध होता है? प्रसिद्ध युद्ध प्लासी युद्ध होता है, ठीक है। प्लासी युद्ध यह आंशिक रूप से अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित कर चुका था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 है कि निम्नलिखित युग में कौन सा युग सही रूप में सुमेलित है। देखिए दीवान ए बंदगान
की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही है। दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ बलबन दिया हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। दीवाने कोही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। और दीवाने अर्ज की स्थापना जो है, देखिए दीवाने अर्ज जो कि आपको सैन्य से सैन्य प्रणाली से संबंधित, इसको आपको बलबन ने स्थापित किया था। सही आपको दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक है। इस सबको याद रखिएगा, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवाने कोही में कृषकों को मदद देने के लिए, ठीक है, किसानों को मदद करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और दीवाने अर्ज की स्थापना जो है आपको बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है, यह एक सैन्य संस्था था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले शंकराचार्य ने, याद रखिएगा, अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सही है। माधवाचार्य जो, इन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और आपको बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसको? पुष्टि मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 32 है कि 12 मासा की रचना किसने किया था? तो 12 मासा की रचना जो है आपको यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्मावत, ठीक है, पुस्तक की रचना किया था। तो इसी का एक पार्ट है 12 मासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक था तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यूएसए के संविधान से भारत की प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखिए प्रस्तावना क्वेश्चन आएगा, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो जब विधि आयोग का स्थापना हुआ था उस समय जो भारत के अध्यक्ष थे और जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे, क्या आपको एमसी शीतलवाड़ थे। कौन? एमसी शीतलवाड़। क्वेश्चन 35 के भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? देखिए अनुच्छेद आपको क्या हो जाए, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में जो संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक राज्य एक चुनाव का मतलब है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव अलग समय में होता है। कोई राज्य जो है राज्य विधानसभा का जो चुनाव है ये अलग समय में होता है। तो एक चुनाव जब होगा तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव तथा पंचायत का चुनाव, ठीक है, पंचायत का चुनाव, ये सारे चुनाव जो है एक साथ कर दिए जाएंगे। क्या? सारे चुनाव एक साथ कर दिए जाएंगे। तो यदि ऐसा यानी इन द फ्यूचर में हो रहा है तो फिर आपको अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 36 है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि केंद्र सरकार, ठीक है, राज्यों को, ठीक है, कर में बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करती है। ठीक उसी प्रकार से पंचायतों को, ठीक है, राशि यानी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 243 के क में किया गया है, ठीक है, जबकि यही केंद्र सरकार में कहते तो केंद्र सरकार में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन 37 है कि जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो इसमें जो एडमिरल है यह सबसे ऊंचा पद है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का वितरण तो है, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी है। देखिए खाद्यान्नों का निर्यात जो है यह आपको खाद्य प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, उद्देश्य नहीं है मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक और मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। फिर आपको तनामी मरुस्थल, इसे भी आप जरूर याद रखें, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? देखिए ग्रीनलैंड की यदि बात करें ना, ठीक है, तो ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से देखें यानी जो इस पे आधिपत्य है जिसका वह डेनमार्क का है, ठीक है, डेनमार्क का इस पे आधिपत्य है। किंतु भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो यह आपको फिर नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे क्या किस देश का भाग है, करत आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क का। काली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए काली क्रांति का संबंध आपको कच्चे तेलों के उत्पादन से है, ठीक है। नीली क्रांति यदि कह दे तो आपको मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति यह आपको सरसों उत्पादन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राज्य के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो आपको वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग जो है आपको यह निर्धारित करता है कि राज्यों को कितना % जो है राजस्व में बंटवारा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो यह VKRV राव थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो यह आपको सेबी है। सेबी जो है यह म्यूचुअल फंड तथा शेयर मार्केट को जो है नियंत्रित करती है, ठीक है। चलिए, और सेबी का स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू होता है? तो जो सेवा कर का संबंध है यह आपको राजा चेलैया समिति से संबंधित है। किसे? राजा चेलैया समिति से। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में से वो सबसे बड़ा है? तो वैसे तो आपको सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा यह ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। किंतु इनमें से पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए ग्रीनलैंड नहीं दिया हुआ, तो फिर आपको बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का आधिपत्य है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपको द्वीप हो गया, ठीक है। तो इसका जो ये बोर्नियो द्वीप हो गया, इसका मान देखिए 73% जो भाग है इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, ठीक है। बाकी के बचे आपको 26% जो ये भाग है इस पे आपको मलेशिया का अधिकार है। किसका? मलेशिया का अधिकार है। और 1% जो भाग है ब्रुनेई का, इस पर ब्रुनेई का अधिकार है। तो बोर्नियो द्वीपों यानी 3 देशों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में जो है कार्य करते हैं? तो यह धान के खेत में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, जिसपे जापान की राजधानी टोक्यो स्थापित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 50 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वह 31% है, ठीक है। भारत की जो 31% जनसंख्या यह नगरों में निवास करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है और सूची 2 जो है इसमें आपको देश का नाम दिया है। देखिए बाग्यो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है यह आपको फिलीपींस में आता है। कहाँ? फिलीपींस में। अयाला जो है आपको फ्रांस में आता है। गारिच जो है आपको यह दक्षिण पूर्वी ईरान में आता है और सामून जो है आपको ईरान में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 का हो गया 3, बी का हो गया 4। देखते हैं ऑप्शन ए का 3, बी का 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही? तो बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि नयाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए नयाग्रा जलप्रपात जो है आपको सेंट लॉरेंस नदी पर, कहाँ? सेंट लॉरेंस नदी पे है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पता होगा एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कैरो नदी पे है। कहाँ? कैरो नदी पर है, ठीक है। स्टेनली जलप्रपात आपको कांगो नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये आपको देवप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक? यह देखिए मेंस का क्वेश्चन है, 2011 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपको मिजोरम की जो आबादी है वहाँ पे 94% के आसपास वहाँ की आबादी जो है वो जनजातीय क्षेत्र से आती है, जनजाति है, ठीक है। क्वेश्चन 55 के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? देखिए सबसे बड़ा जिला भारत का बात करते तो यह आपको लेह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कच्छ हो जाता है। क्वेश्चन 56 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में दिया हुआ पर्वतीय दर्रा और सूची 2 में दिया हुआ राज्य, यानी कौन से पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, माना दर्रा जो है ये आपको सीधे लीजिएगा, यह उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जो है आपको लद्दाख में, और सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। देखते ए का 4, बी का 1, ठीक है। इसके बाद जोजिला
सी का जो है 2 हो गया, ठीक है, सी का 2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किया गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सीमावर्ती गांव है उसको विकास के लिए तथा उससे रिलेटेड जो भी सीमावर्ती गांव हैं जो कि उत्तर भारत में पड़ता है, ठीक है, उसके विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन 58 है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। देखिए, सामुदायिक विकास का उद्देश्य है आर्थिक विकास करना, पर्यावरण संरक्षण, मानव पूंजी का। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा मानव पूंजी का निर्माण करना। क्या? मानव पूंजी का निर्माण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विपरीत है, किसका खनिज है। तो देखिए, इल्मेनाइट जो यह किसका अयस्क है बताना है आपको, यह आपको टाइटेनियम का अयस्क है। ठीक है, चलो 60 में आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, और यहाँ पे देखिए आयोग का नाम दिया हुआ और किस आयोग का किससे संबंधित। देखिए, सरकारिया जो आयोग है ना, यहाँ केंद्र तथा राज्य संबंध से संबंधित, केंद्र तथा राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। सी रंगराजन समिति जो है इसने गरीबी का माप किया था। ठीक है, गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए जाना जाता है। पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाइनेंसिंग के लिए संबंधित, और नरसिम्हन समिति यह जो है आपको बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यह उसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। क्या? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 62 की भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, देखिए उसमें आपको संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, जिसे लोकसभा एंड राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य यानी जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं वो भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं होते, जैसे कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के जो भी सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है, विधानसभा में वो लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था, और यह जो है इसके तहत फिर अनुच्छेद 239 ए में संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जो है निम्न में से क्या है। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है इसका पहले सीएजी इसको बोलते हैं, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका संबंध आर्टिकल 76 में है। इसमें आर्टिकल 76 में है। तो इसका जो कार्यकाल होता है सीएजी का, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक यह अपने पद पर, यानी सीएजी जो है जब तब तक अपने पद पर बने रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। देखिए, ग्राम सभा संबंधी जो संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद हैं, ये आपको अनुच्छेद 243 ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए में है ग्राम सभा की व्यवस्था। पंचायतों का संविधान अनुच्छेद 243 के बी में है। क्वेश्चन 66 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले समझिए, लोक लेखा समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या 15 सदस्य जो होता है यह लोकसभा से चुन के आते हैं, और 7 सदस्य जो है यह राज्यसभा से चुन के आते हैं। ठीक है, इसके जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा क्या होता है, यह हमेशा विपक्ष का नेता होता है, याद रखिएगा, हमेशा विपक्ष का नेता होता है, और यह अपना जो है रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को यानी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति के पास इसको हस्तांतरित कर देता है। लोक लेखा समिति का कार्य यदि पूछ रहे तो लोक लेखा समिति जो है भारत सरकार के जो खर्चे हैं उसका अवलोकन करती है कि खर्चे जो है सही ढंग से हुए हैं कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो यह आपको कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, किंतु वास्तविक जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, ठीक है, यह आपको मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, देखिए राज्यपाल जिस तरह से केंद्र में आपको राष्ट्रपति है, ठीक उसी तरह से राज्य में राज्यपाल है। जो भी आपको शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है वही शक्तियां आपको राज्यपाल के पास भी मैक्सिमम होती हैं। क्वेश्चन 68 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए
तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 50 है, ठीक है, आर्टिकल 51 यह आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 है कि संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यह तो है आपको समान नागरिक संहिता आर्टिकल जो 44 है ये भी है, और कार्यपालिका से पृथक करना यह भी आपको है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, सब है इनमें से, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का सभी घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन जो है यह आपको लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। किसके? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जन समान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? यह भी आपको राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो ये आपको नीरज चोपड़ा ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 24 है वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपको पॉल लिंच को सम्मानित किया गया। तो यह आपको आयरिश लेखक हैं, इन्होंने इनकी पुस्तक है प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है, याद रखिए इस पुस्तक का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो इन्हें बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपको अदिति स्वामी बनी है। कौन? अदिति स्वामी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा स्लिनेक्स युद्धाभ्यास जो किन दो देशों के बीच होता है? तो श्रीलंका तथा भारत के बीच में होता है। 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? ठीक है, ये आपको कोलंबो में प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश रहा? तो यह आपको स्पेन रहा। स्पेन ने किसे हराया? स्पेन ने, याद रखिए, यह ब्रिटेन को हराकर, ठीक है, पहली बार महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता। ऑप्शन नंबर आपका बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो ये आपने आरबीआई के अध्यक्ष कौन? शक्तिकांत दास को नवाजा गया है। और क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम प्रश्न भी है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो ये आपको बिमल पटेल है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 80 जो प्रश्न थे ये जीके जी को समाप्त है। बाकी के रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके लिए जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन जो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और इससे अगले एपिसोड बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।